हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 12 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं। आज के न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस पढ़ते हैं कि पहला न्यूज़ जनसत्ता से संपादकीय न्यूज़ लिया गया दोस्तों। ऐसे राइटिंग के लिए और जीएस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आए पढ़ते हैं आर्थिक चुनौतियों का बढ़ता दायरा, कि देश में ईंधन का संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, कि कमजोर मानसून और बढ़ती महंगाई और अमेरिकी शुल्क संबंधी कई मुश्किलों ने अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी गई। आए पढ़ते बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। आए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में मुख्य बातें पढ़ते हैं कि देश में ईंधन या फ्यूल का संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, कि कमजोर मानसून या बढ़ती महंगाई और अमेरिकी शुल्क टैरिफ संबंधी कई मुश्किलों ने अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी गई। कि प्रमुख प्रमुख आर्थिक मुद्दे इकोनॉमिक पॉइंट हैं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को यथावत रखा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित महंगाई का अनुमान 5.001% और जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% रखा गया है। विकास दर के अनुमानों में कटौती, कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने पश्चिम एशिया संकट और लॉजिस्टिक खर्चों में बढ़ोतरी के कारण भारत के विकास दर के अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.4% तय किया गया है। अमेरिकी नीतियां और चुनौतियां। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नई आर्थिक और व्यापारिक नीतियों के कारण वैश्विक बाजारों में उथल पुथल है और अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे नए शुल्कों या टैरिफ से भारतीय निर्यात प्रभावित होने की आशंका है। इसके साथ ही अमेरिका भारतीय बाजार में अपने कृषि और दुग्ध उत्पादन के लिए अधिक पहुंच की मांग कर रहा है और H1 वीजा और L1 वीजा पर प्रभाव। अमेरिका द्वारा वीजा शुल्कों में भारी बढ़ोतरी और नियमों को कड़ा किए जाने से भारतीय आईटी कंपनियों और पेशेवरों पर सीधा असर पड़ रहा है। आगे की राह ले के अनुसार भारत को इन वैश्विक और घरेलू चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत नीतियां बनानी होगी, ताकि देश की आर्थिक विकास दर को 7% के स्तर पर वापस ले जाया जा सके। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है, ये भी संपादकीय न्यूज़ जनसत्ता से लिया गया दोस्तों, कि स्वीकार की साहस। आइए पढ़ते हैं दुनिया मेरे आगे इस न्यूज़ के बारे में। स्वीकार की शक्ति और साहस जीवन की सच्चाई और वित्तीय परिस्थितियों को बिना किसी विरोध के अपनाने की प्रेरणा देता है। कि लेके मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि अगर मगर के जाल से बाहर निकलना और मनुष्य का मन अक्सर ऐसा क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि विचारों में उलझा रहता है। यह मानसिक उलझ या अगर और मगर के बीच यह झूलती रहती है, जिसे मानसिक कष्ट बढ़ता है। वर्तमान सच्चाई को उसी रूप में स्वीकार कर लेना ही दर्द से मुक्ति का मार्ग है। अपेक्षाओं का टूटना ही दुख का कारण है। जीवन में अधिकतम पीड़ा या किसी घटना से नहीं बल्कि टूटी हुई अपेक्षाओं से होती है। घटना केवल एक बार घटती है, लेकिन हमारा मन उसे बार बार याद करके हर बार एक नया अगर जोड़ देता है, तो हमारा वास्तविक दुख उस घटना से कम और हमारी काल्पनिक उम्मीदों के टूटने से ज़्यादा होता है। स्वीकार कोई कमजोरी या हार नहीं। किसी परिस्थिति को स्वीकार करने अर्थ हथियार डालना या हार मानना नहीं। यह एक बेहद या व्यवहारिक और साहसी कदम है, जो हमें सच का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम सच को स्वीकार करते हैं, तभी हम भविष्य के लिए सही और ठोस निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। वर्तमान में जीने का साहस बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, इसलिए अतीत के बोझ को ढोने के बजाय वर्तमान में जीना जरूरी है। जब हम बदलाव को सहजता से स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर सफलता या विफलता का डर खत्म हो जाता है। स्वीकार भाव ही हमारे जीवन को सहज और संतुलित बनाता है। दोहरा संकट, कि ये भी संपादकीय न्यूज़ पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ये भी ऐसे राइटिंग जीएस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पश्चिम एशिया विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे तनाव के कारण उत्पन्न होने वाले दोहरे संकट आर्थिक और पर्यावरण के बारे में चर्चा करता है। कि इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। कि आर्थिक और पर्यावरण संकट पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर अब सिर्फ तेल या गैस की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री परिस्थिति या मेरीन इकोलॉजी पर भी इसका गंभीर खतरा मंडरा रहा है। शिपिंग जहाज़ों का रुकना, होर्मुज़ जल मार्ग या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की नाकेबंदी के कारण बड़ी संख्या में वाणिज्य जहाज एक ही स्थान पर लंबे समय तक खड़े हैं। अध्ययन के अनुसार इससे गंभीर पर्यावरण संरक्षण पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जहाज़ों के निचले हिस्सा पर समुद्री जीव, वनस्पतियां या परजीवी जमा हो सकते हैं, जो नए क्षेत्रों में पहुंचकर वहां के स्थानीय पर्यावरण का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका और ईरान का गतिरोध, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के समझौते के बावजूद शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। ईरान ने होर्मुज़ जल मार्ग बंद कर दिया है और अमेरिका ने क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी है। ईरान की मांगे, ईरान चाहता है कि अमेरिका नाकेबंदी हटाए और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दे, वो आर्थिक प्रतिबंध खत्म करे और उसकी संपत्तियों को मुक्त करे। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान के वक्ताओं ने अभी तक कोई ठोस मांग नहीं उठाई है। अन्य देशों का प्रभाव, इस संघर्षों से सबसे ज़्यादा नुकसान उन देशों को उठाना पड़ रहा है जिनका इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। तेल से भरे जहाज़ों पर हमलों के कारण समुद्र में तेल फैलने या ऑयल स्पिल से जल जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। जानलेवा परिचय, आज पर यह भी जनसत्ता से लिया गया न्यूज़ है, कि जानलेवा परिचय कि ये भी जीएस से और ऐसे राइटिंग इंपॉर्टेंट है जीएस से, कि यह लेकर रैंकिंग की गंभीर और दुखद समस्या पर आधारित है, जो कॉलेज में रैंकिंग होते हैं दोस्तों। तो उसी पे ये घटना ये न्यूज़ है। गुजरात के सूरत में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने रैंकिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। विपरीत छात्र अपने 4 वरिष्ठ सीनियर्स द्वारा की गई अत्यधिक रैंकिंग से परेशान था और कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई। मामले के बढ़ने पर प्रशासन ने आरोपी चारों रेजिडेंट डॉक्टर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया और हॉस्पिटल खाली करने का आदेश दिया और साथ ही अनेक खिलाफ प्राथमिक एफआईआर
दर्ज की गई और कुछ संकाय या प्रोफेसरों को नोटिस जारी किया गया। उल्लेख का मुख्य संदेश संपादकीय में कॉलेज प्रशासन की ढिलाई पर सवाल उठाया है कि वे किसी घटना के होने के बाद क्यों जागते हैं। यदि प्रशासन पहले से ही गंभीर होता तो पीड़ित छात्र की जान बचाई जा सकती है। व्यवस्था पर सवाल सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद उच्च शिक्षक संस्थानों में रैगिंग पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। रैगिंग के नाम पर नए छात्रों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है, जिससे उनके मन पर गहरा नकारात्मक असर पड़ता है। कि मिलावटखोरी और शिकायतें बढ़ी, दोषित में लगातार गिरावट है। ये कि फूड से रिलेटेड है, जीएस पेपर से इंपॉर्टेंट न्यूज आए पड़ते हैं। मुख्य बातें कि खाद्य पदार्थ में मिलावटी से बढ़ती शिकायतें और अदालतों में दोषियों को सजा मिलने और दोष सिद्ध की दर्ज में आ रही गिरावट पर चिंता जताई गई है। मुख्य समाचार सांख्यिकी कि मिलावटीखोरी शिकायतें बढ़ी और दोष सिद्धि में लगातार गिरावटें जारी है। बीते वर्ष 2025-26 के आंकड़े सरकारी एजेंसियों को मिलावट से संबंधित 2,23,808 शिकायतें मिली और जांच के बाद 40,023 मामले मानकों के अनुरूप नहीं दूषित मिलावटी पाए गए और कुल मामलों में से 31,878 सिविल मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से केवल 1,918 मामलों में ही दोष सिद्धियों और आरोप साबित हो सकी और वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के आंकड़े कुल 1,70,535 मामले दर्ज किए गए और इनमें से सिर्फ 1,265 मामलों में दोष सिद्ध दर्ज की गई हैं। मुख्य समस्या कारण अधिकारियों की कमी। देश भर में खाद्य नमूने या फूड सैंपल की जांच के लिए अधिकारियों की भारी कमी है। वर्तमान में स्वीकृत पदों में से 1,312 पद खाली पड़े हैं और कर्मचारियों का अभाव। नियमों के मुताबिक देश में लगभग 4,300 खाद्य अधिकारी होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में केवल 3,100 कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अधिकारियों की सबसे ज़्यादा कमी देखी गई। वर्ष 2025 में मिलावटें की सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश के सामने आई हैं। अब पढ़ते अगला न्यूज। निपा बंदर बुखार की रोकथाम के लिए जल्द मिलेगा टीका। निपा वायरस और कासानूर फॉरेस्ट डिजीज KFD या बंदर बुखार से बचाव के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे हैं टीकों या वैक्सीन के बारे में जानकारी देते हैं। समाचार की मुख्य बातें कि निपा बंदर बुखार की रोकथाम के लिए जल्द मिलेगा टीका। टीका निर्माता भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ICMR NIV और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL इस स्वदेशी वैक्सीन पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वर्तमान स्थिति जानवरों पर इसके सफल परीक्षण या टॉक्सिसिटी एस्टूडाइज पूरी हो चुके हैं और अब इनके फेज 1 मानव क्लिनिकल ट्रायल या फेज ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्र भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र के राज्य जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र मुख्य रूप से मंकी फीवर या KFD से प्रभावित रहते हैं। वही केरल और पश्चिम बंगाल जैसी राज्यों में निपा वायरस का प्रकोप देखा गया है। चिकित्सीय जानकारी या लक्षण, मेडिकल ओवरव्यू। यह समाचार कि गंभीर और जानलेवा वायरस संक्रमण के बारे में बताता है कि फॉरेस्ट डिजीज क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज बंदर बुखार यह एक वेक्टर या जनित बीमारी है जो संक्रमित चिड़ियों या टिक्स के काटने या क्रमिक चिचरियों दोस्तों किक जो संक्रमित चिचरियों या किक के काटने या संक्रमित बंदरों के संपर्क में आने से इंसानों में फैलती है। लक्षण इसको याद रखना है दोस्तों, चिचरियों क्या होता है इसको याद रखना। लक्षण क्या है? रिसेम्बलेंस। शुरुआती तौर पर इसके लक्षणों में तेज बुखार, सर दर्द, गंभीर मांसपेशियों में दर्द और मायालगिया, शारीरिक कमजोरी, उल्टी, गंभीर मामलों में मसूरों या पेट से रक्तस्राव या ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। निपा वायरस यह एक बेहद संक्रामक और घातक बीमारी है जो मुख्य रूप से या फ्रूट या वेट्स या पिटरॉप्स या फल भक्षी या चमगादड़ के जरिए इंसानों या सुअरों में फैलती है। यह संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से एक मानव से दूसरे मानव में भी फैल सकती है। लक्षण रिसेम्बलेंस। संक्रमित व्यक्तियों में शुरुआत में तेज बुखार, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, उल्टी, गले में खसरा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और गंभीर स्थिति होने पर यह मस्तिष्क को प्रभावित करती है जिससे दिमागी सूजन या इंसेफेलिटिस या चक्कर आना और बेहोशी और व्यक्ति कोमा में जा सकता है। संक्रमण से बचाव या उपचार के विकल्प, प्रिवेंटेशन या ट्रीटमेंट। वर्तमान में निपा वायरस के लिए कोई भी या पूरी तरह से या स्वीकृत या लाइसेंस या प्राप्त टीका अथवा विशेष एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों द्वारा मुख्य रूप से लक्षणों के आधार पर ही उपचार या सपोर्टिव केयर किया जाता है। बचाव के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का अपनाया जा सकता है। सघन सहायक चिकित्सा, इंसेंटिव सपोर्टिव केयर। गंभीर श्वसन या तंत्रिका तंत्र या न्यूरोलॉजिकल संबंधी जटिलताओं को नियंत्रित करने के लिए अस्पतालों में सहायक उपचार प्रदान करना और एंटीवायरल थेरेपी लक्षणों की गंभीरता को आंशिक रूप से कम करने के लिए कुछ मामलों में यह रिवाविरिन जैसी एंटीवायरल दवाओं की चिकित्सा परामर्श से उपयोग। सुरक्षात्मक उपाय, चमगादड़ों के आवास या पेड़ों या गुफाओं के पास जाने से बचे। चमगादड़ों द्वारा या कुतरे या गिरे हुए फल जैसे खजूर, अमरूद, केला न खाए और कच्चे या ताड़ी खजूर के रस को अच्छी तरह उबाल कर ही पिए। कि जैसे दोस्तों के सुरक्षात्मक उपाय, जिस चमगादड़ों के आसपास या पेड़ों या गुफाओं के पास जाने से बचें और चमगादड़ों के द्वारा या कुतरे या गिरे हुए फल जैसे खजूर, अमरूद, केला न खाएं और कच्चे ताड़ी या खजूर के रस को अच्छी तरह उबाल कर ही पिए। IMF ने कहा भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF ने कहा ये इकोनॉमिक्स से
संपादकीय न्यूज जनसत्ता से बहुत इंपॉर्टेंट आज पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग और उसके विकास से संबंधित वित्तीय आंकड़ों की जानकारी देती है। मुख्य समाचार और घोषणाएं। विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शीर्ष के अनुसार IMF ने भारत को दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है। और GDP का अनुमान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जानकारी दी है। वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की सांकेतिक या नॉमिनल GDP 3,920 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 3.92 ट्रिलियन रहने का अनुमान लगाया गया है। विनिमय दर का आधार। ध्यान दें कि यह रैंकिंग की गणना या IMF द्वारा मौजूदा अमेरिकी डॉलर या विनिमय दरों पर आधारित है। सरकार की आर्थिक या कार्य नीति कि वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई गई है, जो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों पर केंद्रित है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI स्कीम का विस्तार करना और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में ढील देना, और MSME को मजबूत करना, और नेशनल लॉजिस्टिक नीति और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से निवेश को आसान बनाना। विदेशी निवेश और बैंकिंग क्षेत्र में आंकड़े। संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI जनवरी से 5 अगस्त 2026 की अवधि के दौरान कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 29.8 लाख करोड़ रुपये रहा है। गैर निष्पादित या संपत्तियां या NPA में कमी। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की सकल या गैर निष्पादित संपत्तियां या NGNPA पिछले 3 वित्तीय वर्षों में लगातार कम हुई है। और सुधार के आंकड़े 21 मार्च 2024 को NPA 3,39,541 करोड़ रुपये था, जो घटकर 21 मार्च 2026 तक 2,45,634 करोड़ रुपये पर आ गए हैं। लखपति दीदी की राह में बाजार और ऋण और प्रशिक्षण की अड़चनें होगी दूर। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। लखपति दीदी योजना के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशें और चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। और मुख्य बिंदु नीचे दिए गए। मुख्य चुनौतियां और चिंताएं कि ऋण और वित्तीय बाधाएं। महिला स्वयं सहायता समूह SHG को उनकी जरूरत के अनुसार बैंक ऋण और वित्तीय सहायता मिलने की काफ़ी दिक्कत आ रही है। और बाजार तक पहुंच की कमी। ग्रामीण महिला द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए उचित बाजार लिंकेज या बुनियादी ढांचे की कमी है। कौशल और प्रशिक्षण की कमी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कौशल विकास और व्यवहारिक प्रशिक्षण या कार्यक्रमों का दायरा अभी सीमित है। पारिवारिक सार्वजनिक बाधाएं। महिला को प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुंचने से में सुधार, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी और घरेलू कामकाज जैसी व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संसदीय समिति का प्रमुख सिफारिश है कि ऋण राशि में वृद्धि और महिलाओं को केवल शुरुआती मदद देने के बजाय ऋण और वित्तीय सहायता की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। और बाजार से जुड़ा ग्रामीण और महिला उद्योगों बाजार से जोड़ने के लिए सब ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या कॉर्पोरेट या साझेदारी बैंकिंग कैपिटल सहायता प्रदान की जानी चाहिए। परियोग प्रशिक्षण केंद्र महिलाओं के लिए अलग अलग से ट्रेनिंग विंग, प्रशिक्षण विंग और मोबाइल प्रशिक्षण वैन शुरू करने की सिफारिश की गई है। कौशल विकास योजना या दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM या DDU GKY और RSETI या RSET जैसे कार्यक्रमों महिलाओं की भागीदारी और प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई गई है। और स्थानीय निकायों की भूमिका। योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज्य संस्थानों को मजबूत करने और ब्लॉक स्तर पर सहायक स्टाफ उपलब्ध कराने की जोर दिया गया है। अगला न्यूज़ है कि MRO के विस्तार से विमान क्षेत्र के विकास की तेज हुई रफ्तार। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अपने इसमें के बारे में GS पर 3 कि भारत के नागरिक या उड्डयन क्षेत्र में MRO मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल यानी विमानों के रखरखाव या मरम्मत और ओवरहॉल सुविधाएं का विस्तार से निम्नलिखित है। लेख का मुख्य शीर्षक है कि MRO के विस्तार से विमानन क्षेत्र के विकास की तेज हुई रफ्तार। सर्वेश कुमार द्वारा लिखित है कि मुख्य बिंदु है कि MRO सुविधाओं का महत्व विमानों, वाणिज्य विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन आदि के रखरखाव, मरम्मत व ओवरहॉल सुविधा में बढ़ोतरी से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। MRO केंद्रों की संख्या में वृद्धि। वर्ष 2014 में देश में स्वीकृत या MRO केंद्रों की संख्या केवल 90 थी, जो सरकार की प्रोत्साहन योजना के चलते बढ़कर 164 हो गई है। कर एवं सीमा शुल्क GST कस्टम के में राहत। केंद्रीय बजट 2026 से 27 के तहत विमानों उनके पुर्जों या ईंधन के निर्यात के लिए शून्य मूल्य सीमा शुल्क वैल्यू या कस्टम ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। और विमानों के कल पुर्जों, परीक्षण उपकरणों, औजारों या टूल किट पर मिलने वाली या कस्टम ड्यूटी छूट को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अप्रैल 2020 में ही सरकार ने MRO सेवाओं पर लगने वाली GST को 18% से घटकर 5% कर दिया था। और एयरपोर्ट पर प्रोत्साहन। भारतीय विमानन या प्राधिकरण AAI के हवाई अड्डों पर नए लेवल के बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा रियायतें या जमीन की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। संसद में जवाब। नागरिक उड्डयन या मंत्रालय में राज्य मंत्री या मुरलीधर या मोहोल ने संसद में एक प्रश्न के लिखित जवाब में ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। फिंच ने भारत की रेटिंग की BB पर कायम रखा। कहा मुश्किलों के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत। कि ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि फिंच रेटिंग द्वारा जारी की गई एक हालिया आर्थिक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बावजूद भारत की संपूर्ण क्रेडिट रेटिंग और मजबूत अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है कि रेटिंग बरकरार है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिंच ने भारत की संपूर्ण या क्रेडिट रेटिंग को स्थिर आउटलुक या स्टेबल आउटलुक के साथ BB
बी पर प्रकार रखा है। यह लगातार 20वां वर्ष है भारत ने इस रेटिंग को बनाए रखा है। घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत। समाचार की मुख्य सुर्खी कहती हैं कि मुश्किलों के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत। फिंच के अनुसार पश्चिमी एशिया संकट और ऊर्जा के झटकों, एनर्जी शॉक जैसी की बाहरी चुनौतियां के बाद भी भारत का आर्थिक या आउटलुक और बुनियादी ढांचा काफी मजबूत बना है। जीडीपी वृद्धि का अनुमान। फिंच ने चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4 रही है प्रतिशत रहने का अनुमान है जताया। हालांकि यह पिछले 3 वर्षों के औसत 7.4 से लेकिन बी रेटिंग वाले अन्य समक्ष तो औसत या 2.0% से 3 गुना अधिक है। राजकोषीय स्थिति और चुनौतियों रिपोर्ट के अनुसार में मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार वित्त वर्ष 2027 के अंत तक कि 733 बिलियन डॉलर होने का अनुमान या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्थिरता की सराहना की गई है। हालांकि उच्च सरकारी ऋण जीडीपी का 84.4% युवाओं में रोजगार को लेकर हालिया विरोध प्रदर्शन के कारण राजकोषीय खर्च बढ़ने के जोखिम को रेटिंग अपग्रेड में मुख्य बाधा बताए गए हैं। अगला न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया सख्त निर्देश, उम्र या लिंग की परवाह किए बिना लापता मामले में प्राथमिकी दर्ज करें। आई पढ़ते न्यूज के बारे में जीएस पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जीएस पेपर से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक और सख्त फैसले से संबंधित है जिसमें देश में लापता होने वाले हर नागरिक की सुरक्षा और त्वरित न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। मुख्य बातें हैं, बिना किसी भेदभाव के प्राथमिकी दर्ज या एफआईआर पुलिस को निर्देश दिया गया है कि व्यक्ति की उम्र या लिंग, एज या जेंडर की परवाह किए बिना लापता होने के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। कड़ा निर्देश। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह सख्त निर्देश देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और प्रशासन को जारी किया गया है। फैसले का मुख्य बिंदु, व्यक्ति शब्द की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट या जस्टिस अहसानुद्दीन या अमानुल्लाह जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि उनके पिछले 22 मई के आदेश में इस्तेमाल किए गए व्यक्ति शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि वयस्क पुरुष और महिला सभी हैं। कुछ राज्यों द्वारा इसे केवल बच्चों तक सीमित मानना एक जानबूझकर और गलत नियत से रखा गया बहाना है। शुरुआती घंटे हैं, यह गोल्डन या आवर्स। कोर्ट ने जोर दिया है कि किसी व्यक्ति के गायब होने के बाद के शुरुआती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण या गोल्ड आवर्स होते हैं। उनमें उनके सुरक्षित मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है और 24 घंटे का इंतजार नहीं बल्कि लापता व्यक्ति की तलाश शुरू करने के लिए 24 घंटे बीतने का इंतजार न करें बल्कि सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन लें और अगर व्यक्ति 24 घंटे के भीतर खुद भी मिल जाए तब भी पुलिस की कार्रवाई रिकॉर्ड में आनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता BNNS के तहत केस दर्ज होने वाली FIR में अपहरण या मानव तस्करी या जबरन गायब करने से संबंधित कानून के कड़े प्रावधान को शामिल किया गया है। आदेश का पालन करने पर कड़ी चेतावनी या अवमानना या कंटेम्प्ट की कार्रवाई। जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस आदेश का कड़ाई से पालन करने में विफल रहेगा वहाँ के मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक या DGP के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत में व्यक्तिगत पेशी की दोषी अधिकारियों को स्वयं सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर यह स्पष्टीकरण देना होगा कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। विशेष यूनिट को सौंपना। यदि मामले में मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अंदेशा हो तो पुलिस से 4 महीने का इंतजार किए बिना केस को तुरंत एंटी ह्यूमन या ट्रैफिकिंग या विशेष जांच यूनिट को सौंप दे। अमेरिका भारत साझेदारी अहम है कि सर्जियो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल में से कि अमेरिकी राजदूत या सर्जियो गोर ने की बातचीत न्यूज के बारे में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NS के अजित डोभाल और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बीच हुई कि रणनीतिक बैठक की रिपोर्ट दिखा रही है। समाचार के मुख्य विवरण कि अमेरिका भारत साझेदारी अहम सर्जियो। उप हेडलाइंस, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने की बातचीत। मुख्य बिंदु, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और अमेरिका की घनिष्ठ साझेदारी को अत्यंत आवश्यक बताया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच वैश्विक सुरक्षा चुनौतियां या रक्षा व्यापार या स्वास्थ्य या आपसी सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर सार्थक या बातचीत हुई है। समाचार में इस बात का भी उल्लेख है कि यह महत्वपूर्ण और बैठक अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई रणनीतिक बातचीत के ठीक बाद आयोजित की गई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं सम्मेलन में कहा कि सीमा की स्थिति का असर चीन से संबंधों पर दिखेगा। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के विदेश मंत्रालय MEA द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मुख्य रूप से इसमें चीन के साथ सीमा विवाद और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर भारत के आधिकारिक रुख को रेखांकित किया गया है। भारत चीन संबंधों पर सीमा की स्थिति का असर के मुख्य बयान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद आवश्यक है और द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सीमा पर उत्पन्न परिस्थितियों सीधे तौर पर चीन के साथ समय द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करेगी और अरुणाचल प्रदेश पर रुख। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के आधिकारिक मानचित्र पर चीनी आपत्ति को पूरी तरह खारिज कर दिया है और मंत्रालय ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत के अटूट और अभिन्न हिस्सा है और चीन के हिस्से भी दावे या बयानों से यह सच्चाई नहीं बदल सकती। शेख हसीना के प्रयत्न की मांग पर भारत का रुख या औपचारिक मांग पर विचार। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रयत्न के लिए भेजे गए औपचारिक
अनुरोध प्राप्त हुआ है और स्थापित कानूनी प्रक्रिया। प्रवक्ता ने बताया कि भारत इस मांग पर या अपनी स्थापित न्यायिक या आंतरिक कानूनी प्रक्रिया के तहत गंभीरता से गौर कर रहा है। द्विपक्षीय चर्चा या टिप्पणी ढाका में भारतीय आयुक्त निदेश ने त्रिवेदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बीच हुई बैठक के बाद आई, जिसमें बांग्लादेश की ओर से इस प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद जताई गई थी। भारत ने कहा है कि इस मामले में कोई भी नया अपडेट होने पर उसे साझा किया जाएगा। संसद की खा या साख बचाने में सबका हित, ये लाइव हिंदुस्तान से संपादकीय न्यूज आए पढ़ते इस न्यूज के बारे में पॉलिटिक्स लिया गया दोस्तों। दैनिक भास्कर समाचार पत्र के एक संपादकीय कॉलम ओपनिंग पेज को दिखाती है, जिसका शीर्षक संसद का राख बचाने का सबका हित। आई पढ़ते हैं कि नीरज चोपड़ा वरिष्ठ पत्रकार द्वारा तस्वीर या बाईं और कॉलम में देखा गया है कि संसद के साथ बचाने में सबका हित है। अब जो चल रहा है अब शीशे की तरह साफ है। संसद में एक बड़े मुद्दे पर बहुत ही छोटी राजनीति हो रही है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय में गतिरोध बना हुआ है। विषय यह लेख संसद की कार्रवाई में बढ़ती गतिरोध या गतिहीनता और राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक टकराव के बीच लोकतांत्रिक संस्था की गरिमा और साख को बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा करता है। केंद्रीय चित्र लेख के केंद्र में भारत के नए संसद भवन लोकसभा कक्ष की तस्वीर दिखाई गई है, जहां सत्र के दौरान सांसद अपनी सीटों पर बैठे हुए विकसित भारत की ओर बढ़ते न्याय के सुधार के कदम है। अगला न्यूज है कि विकसित भारत की ओर बढ़ते न्यायिक सुधार के कदम स्टेप ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म मूविंग टुवर्ड ए डेवलप्ड इंडिया। यह लेख भारत के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लिखा गया है। मुख्य बिंदु विवरण न्यायिक सुधार या जुडिशियल रिफॉर्म। लेख में भारतीय न्याय प्रणाली को आधुनिक या पारदर्शी आधुनिक कुशल बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। अदालतों के डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट, ई कोर्ट मिशन या न्याय वितरण में प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के बढ़ते उद्योगों का उल्लेख है, ताकि आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सके। और न्यायाधिकरण या सुधार ट्रिब्यूनल रिफॉर्म। बीच में हाईलाइट की गई पंक्तियों के अनुसार व्याधिकरण सुधार विधेयक न्यायाधिकरणों को मूल अधिकार सीमा में बदलाव किए बिना उसकी कार्य प्रणाली को मजबूत करता है और सुलभ और सस्ता न्याय प्रणाली को आम लोगों के लिए अत्यधिक सुलभ और किफायती बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि देश के विकास में न्याय की गति बाधा न बने। नीट पर तनातनी नहीं पढ़ते हैं कि भारत में नीट परीक्षा को लेकर चल रहे राजनीतिक और सामाजिक विवाद पर आधारित है। मुख्य बिंदु तमिलनाडु का विरोध तमिलनाडु विधानसभा द्वारा नीट परीक्षा को समाप्त करने संबंधी यह प्रस्ताव पारित किया गया है और राज्य सरकार का मानना है कि यह परीक्षा अमीर और शहरी छात्रों के पक्ष में है। समान अवसर का मुद्दा। लेख में चर्चा की गई कि इस परीक्षा से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाना कठिन हो गया है और राजनीतिक या खींचतान केंद्र और राज्यों के बीच शिक्षा नीति और स्वायत्ता को लेकर मतभेद गहरा रहा है, जिससे यह मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा है। राष्ट्र निर्माण की एक बड़ी ताकत है, युवाओं के सामने कई चुनौतियां हैं। आइए पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे के अनुसार युवा की भूमिका और उनकी चुनौतियों पर चर्चा करता है। मुख्य विश्व श्रेणियां कि राष्ट्र निर्माण की एक बड़ी ताकत, एक ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग। बाईं ओर से लेख यह रेखांकित करता है कि युवा आबादी किसी भी देश के विकास से नवाचार प्रगति का मुख्य आधार होती है। अनुलोम विलोम। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस केंद्र में मुख्य शीर्षक इस बात को समर्पित करती है कि युवा की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कैसे किया जाए और युवा के सामने कई चुनौतियां या चैलेंजेस बिफोर यूथ। दाईं ओर का लेख युवाओं को वर्तमान में सामना करने वाली समस्या जैसे बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता और मानसिक तनाव आदि पर प्रकाश डालता है। संसार के सबसे ताकतवर शक्ति ने ईरान से बचने को विमान बदला। हम पढ़ते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सुरक्षा कारणों से गुप्त रूप से विमान बदलने की एक सनसनीय घटना के बारे में हाल ही में अगस्त 2026 में सामने मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 में तुर्की या एनकारा में आयोजित नाटो या शिखर सम्मेलन से लौटते समय यह घटना हुई थी और इस खबर के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। ईरान से खतरा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि ईरान समर्थित ताकतें राष्ट्रपति ट्रंप के विमान को निशाना बनाने का मिसाइल हमला करने की साजिश रच रही है और दिखावे के लिए बोर्डिंग सुरक्षा के मद्देनजर एक गुप्त योजना या रोज बनाई गई है और ट्रंप कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स वन विमान पर सवार हुए ताकि दुनिया और दुश्मनों को लगे कि वह उसी विमान में है। या कैटरिंग ट्रक का इस्तेमाल कर या गुप्त ट्रांसफर विमान बदला। मुख्य विमान में चढ़ने के तुरंत बाद ट्रंप को मीडिया और अन्य लोगों की नज़रों से छिपाकर पिछले दरवाजे से एक एयरपोर्ट या कैटरिंग ट्रक खाना सप्लाई करने वाले कंटेनर वाहन में उतारा और छोटा सैन्य विमान इस ट्रक के जरिए उन्हें गुप्त रूप से एक छोटे सैन्य विमान या बोइंग C-32A में शिफ्ट कर दिया गया और जिनके जरिए उन्होंने तुर्कियों से ब्रिटेन यूके तक यात्रा की और मीडिया और स्टाफ को रखा गया बेखबर। डिकॉक विमान या मुख्य एयरफोर्स वन विमान को एक मोहरे या डिकॉक की तरह इस्तेमाल किया गया था। उसमें मौजूद पत्रकारों और कुछ व्हाइट हाउस स्टाफ को भी भनक तक नहीं लगी और राष्ट्रपति उनके साथ नहीं है और खिलाड़ियों बंद करने के निर्देश और उड़ान भरते समय सुरक्षा कारणों से पत्रकारों को विमान की खिड़कियों के पर्दे या शेड गिराने के निर्देश दिए गए थे। और ब्रिटेन में यूनियन और ब्रिटेन के RAF या मिल्टन हॉल बेस पर उतरने के बाद ट्रंप वापस अपने मूल समूह से जुड़े और कतर द्वारा तोहफे में मिले नए विमान से वाशिंगटन लौट आए। दुबई कतर से या ऑपरेटर हो रही थी या
इन्वेस्टमेंट या पाठशाला। पुलिस ने 9 आरोपियों दवाएं और निवेश के नाम पर करोड़ों ठगे। आइए पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस द्वारा ये पर्दाफाश किए गए 15.71 करोड़ रुपए के देशव्यापी साइबर निवेश घोटाले से संबंधित है, जो दुबई और कतर से संचालित हो रही है और इसे बड़ी धोखाधड़ी रेकॉर्ड की मुख्य प्रकार है। मुख्य घटनाक्रम 9 आरोपियों की गिरफ्तारी और दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने इसे नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र, गुजरात और रेल पंजाब राज्यों से कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्वेस्टमेंट या पाठशाला नाम से ठगी। यह गिरोह मुख्य रूप से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या इन्वेस्टमेंट या पाठशाला जैसे फर्जी या गुप्त चलाया था। वहाँ खुद को शेयर बाजार और निवेश का विशेष बताकर लोगों को जाली ट्रेडिंग ऐप्स पर पैसे लगाने के लिए आकर्षित करते थे और म्यूल बैंक खातों का खेल। ठगी गई रकमों को छिपाने और ट्रांसफर करने के लिए गिरोह द्वारा देश भर में म्यूल बैंक खाते, म्यूल अकाउंट और सेल कंपनियों के चालू खाते, करंट अकाउंट के इस्तेमाल किए जा रहे थे और 34 से अधिक शिकायतें दर्ज। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्ट या NCRRP पोर्टल के अनुसार इन गिरोह के खिलाफ देश भर में 34 से अधिक शिकायतें और कुल 15.71 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध वित्तीय लेनदेन का संबंध सामने आ चुका है। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग ज़्यादा चौड़े या सुरक्षित बनेंगे। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। ट्रांसपोर्ट से या हाईवे से रिलेटेड इस टॉपिक को जोड़ सकते हो। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की चौड़ी बढ़ाने, उन्हें आर्थिक सुरक्षित बनाने के सरकारी फैसले के बारे में जानकारी देती है। मुख्य सूचियों विवरण कि देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग ज़्यादा चौड़े सुरक्षित बनेंगे और केंद्र सरकार ने राजमार्गों के पक्के या पेवेड या कच्चे या अर्थेन या शोल्डर की चौड़ाई बढ़ने के नए मानकों या स्टैंडर्ड को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु, वाहनों को खड़ा होने के लिए अतिरिक्त जगह मिलेगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और कतरन में दिए गए आंकड़ों अनुसार नियमों में बदलाव से बड़े पैमाने पर परियोजना और लगभग 25,000 किलोमीटर और लोगों को लाभ मिलने का बात कही गई है। गहराते संकट के बीच बढ़ते गठजोड़। पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से लिया गया कि गहराते संकट के बीच बढ़ते संकट, एलियंस ग्रोइंग एमिड डिपेंडिंग क्राइसिस विषय पर केंद्रित, जिनमें से वैश्विक स्तर पर बंद है नए राजनीतिक और सैन्य गठबंधनों का विश्लेषण किया गया। लेख का मुख्य बिंदु विश्लेषण कि मुस्लिम नाटो की चर्चा। नया गठबंधन वर्तमान में एक नए वैश्विक गठबंधन की चर्चा है, जिसे अनौपचारिक रूप से मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों की भूमिका को रेखांकित किया गया है और भारत पर प्रभाव। संपादकीय खंड के अनुसार इस गठबंधन से भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है, विशेषकर कश्मीर मुद्दे और क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। ऐतिहासिक और वर्तमान वैश्विक गठबंधन। लेख में दुनिया के अन्य प्रमुख पुराने और नए गठबंधनों का भी उल्लेख किया गया है कि नाटो अमेरिका के नेतृत्व वाले या सैन्य गठबंधन, जिसमें वर्तमान में आंतरिक मतभेदों जैसे अमेरिका यूरोप के बीच की बात की गई है, और क्वाड्स और AUKUS AU के US हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए बने गठबंधन, और संघाई सहयोग गठबंधन, रूस और चीन के नेतृत्व वाले यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन, और ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था का समूह जो वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र UN की विफलता और मुख्य मुद्दे कि कमजोर बढ़ती भूमिका। लेख में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र UN आज के समय में बढ़ती वैश्विक संघर्षों जैसे रूस यूक्रेन या मध्य पूर्व संकट को रोकने में दुष्प्रभावी या शिथिल साबित हो रहा है। युद्धों का प्रभाव। दुनिया में बढ़ते युद्धों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ रहा है और भारत के लिए यह रणनीतिक सुझाव कि रक्षा रणनीति में बदलाव। भारत को अपनी सामरिक और रक्षा प्राथमिकताओं दुरुस्त करना होगा ताकि वह नए गठबंधनों से पैदा होने वाले खतरों से निपट सके। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता। लेख के अनुसार भारत के लिए इस समय सबसे आवश्यक यह कदम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना और अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना और संतुलित कूटनीति। भारत को किसी एकजुट में शामिल होने के बजाय अपनी स्वतंत्र कूटनीति या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहिए। प्लास्टिक के नए नोट या फटेंगे और न भीगेंगे या खराब ना होंगे। तो बोला कि ना फटेंगे, ना भीगेंगे, ना खराब होंगे। आइए पढ़ते हैं इसमें बारे में और उसका फायदा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा ₹10 या 20 के नए पॉलीमर प्लास्टिक नोटों को के फील्ड ट्रायल या प्रायोगिक परीक्षण को मिली सरकारी मंजूरी के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद राज्यसभा में एक लिखित जवाब में इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि की है और अखबार की इस रिपोर्ट के नीचे बिंदु को दिए गए हैं कि प्रमुख निर्णय सांख्यिकी परीक्षण को हरी झंडी। केंद्र सरकार ने ₹10, ₹20 मूल वर्ग के कुल 200 रुपये 2 अरब प्लास्टिक या बैंक नोटों को बाजार में ट्रायल के लिए जारी करने की अनुमति दे दी गई। इसमें 100 करोड़ की फीस या ₹10 या 100 करोड़ की फीस ₹20 के नोट शामिल हैं और कागजी नोट भी चलेंगे। यह केवल एक पायलट प्रोजेक्ट है और आपके पास मौजूद पुराने कागज के नोट पूरी तरह से वैध, लीगल या टेंडर रहेंगे और दोनों तरह के नोटों को बाजार में एक साथ चलेंगे। और पॉलीमर या प्लास्टिक नोट क्या होते हैं? ये नोटों पारंपरिक या सूती कागज के बजाय एक विशेष प्रकार की सिंथेटिक या प्लास्टिक फिल्म जैसे BOPP पर छापे जाते हैं और इसके कारण ये सामान्य नोटों के मुकाबले काफ़ी अलग और मजबूत होते हैं। प्लास्टिक नोटों के फायदे। लंबी उम्र और मजबूती। ये नोट आसानी से फटते नहीं और ना ही पानी में भीगते और भीगने पर खराब होते हैं, ना ही पानी में भीगने से खराब होते हैं। ये कागज के नोटों की तुलना में लगभग 2 से 4 गुना ज़्यादा चलते हैं। नकली नोटों पर लगाम। इन नोटों में कई ऐसे उन्नत सुरक्षा फीचर और पारदर्शी विंडो या खरोंच शामिल किए जा सकते हैं और जिनकी हूबहू नकल करना बेहद मुश्किल होता है। साफ सफाई में आसान या इन पर धूल या मिट्टी या नमी का असर नहीं होता। इन्हें आसानी से साफ या पोंछा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ या कई देशों में चलन
लेख में यह बताए गए हैं कि दुनिया के कई विकसित देशों में से ही इनका इस्तेमाल कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले 1988 में अपनी स्वतंत्रता की दो विश्व शताब्दी के अवसर पर $10 का पहला पॉलीमर नोट जारी किया है था। और ब्रिटेन यूके साल 2016 से वहाँ नए सिरे से पूरी तरह से पॉलीमर नोटों की श्रृंखला अपनाई जा चुकी है। कनाडा 2011 से ही अपने नोटों को पूरी तरह प्लास्टिक में बदलना शुरू कर दिया था। और न्यूजीलैंड, रोमानिया और वियतनाम इन नोटों ने भी अपनी पूरी मुद्रा प्रणाली को पूरी तरह पॉलीमर नोटों में बदल दिया। कि जेपीएससी की नई परीक्षा में अभी लेन देन छात्र आंदोलन को सियासी या मंच बना दिया था। तो हेमंत आए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि सीआईईडी पूछताछ में सीडीपीएल कर्मियों ने दी गई अहम जानकारी। चेयरमैन और तीनों सदस्यों ने पैसे लेकर पास कराया। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। सीआईडी पूछताछ में ने डीपीपीएल कर्मियों ने दी अहम जानकारी। चेयरमैन और तीनों सदस्यों ने पैसे लेकर पास कराया। जेपीएससी की परीक्षाओं में भी लेन देन छात्र आंदोलन को सियासी मंच बना दिया गया था। हेमंत, मुख्य बात है जेपीएससी परीक्षा घोटाला और पूछताछ में खुलासा। सीआईडी की पूछताछ के दौरान सीआईडी और टीडीपीएल के कार्यक्रमों ने इस महत्वपूर्ण जानकारी की आरोप की चेयरमैन और 3 सदस्यों ने पैसे लेकर उम्मीदवारों को परीक्षा में पास कराया। और खेल का तरीका रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा पास कराने के लिए एक तय प्रक्रिया खेल अपनाई जाती है, जिसके तहत ओएमआर सीट कॉपियों में हेरफेर पर पसंदीदा उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया जाता था। और देर रात मुलाकात मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडी और एसएसपी ने देर रात आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस घोटाले में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपना अदालत और उग्र करेंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान। आंदोलन का राजनीतिक या मुख्य बिंदु। हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्र के वास्तविक आंदोलन को कुछ ताकों द्वारा या एक सियासी मंच या राजनीतिक आंकड़ा बना दिया गया। जनता की उम्मीदें। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर असमान ओजन परत मिली। आइए पढ़ते हैं इसमें के बारे में। स्पेस साइंस से लिया गया। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर खोजी गई एक असमान ओजन के परत के बारे में। भारतीय वैज्ञानिक ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगभग 30 किलोमीटर की जांच ऊंचाई पर ओजन की इस अनूठी परत पर पता लगाया है। मुख्य बिंदु। शामिल वैज्ञानिक संस्थान। इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध में नैनीताल स्थित आर्यभट्ट खगोलीय अनुसंधान संस्थान या ARIES समेत देश की कई प्रमुख प्रयोगशाला के वैज्ञानिक शामिल रहे और तकनीकी उपकरण इस खोज को अंजाम देने के लिए वायुमंडलीय रडार, मौसम के गुब्बारों, वेदर बैलून या उपग्रहों का उन्नत वायुमंडलीय मॉडलों के देशव्यापी नेटवर्क का उपयोग किया गया है। और परत का निर्माण। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ओजोन परत हवा में घुलकर विभिन्न वायुमंडलीय क्रियाओं या एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के आपस में मिलने के कारण निर्मित हुई है। और महत्वपूर्ण यह शोध वैज्ञानिकों को निचले वायुमंडल में ओजोन की गतिविधियों और उससे जुड़े जलवायु प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए नियमों के अनुसार पान मसाला कंपनियों को अपनी पैकेजिंग बदलनी होगी। और पान मसाले या प्लास्टिक का कचरा रोजाना 100 टन तक ही कम होगा। पड़ते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नए नियमों के कारण पान मसाले पैकेजिंग में होने वाले बदलाव और उससे पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में। प्लास्टिक कचरे में भारी कमी, रोजाना 100 टन की बचत। नए पैकेजिंग नियमों में लागू होने से या पान मसाले में पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरा रोजाना 100 टन तक कम होने का अनुमान है। सालाना बचत। इसे हर साल लगभग 35,000 से 40,000 टन प्लास्टिक कचरा कम निकलेगा। पैकेजिंग में क्या बदलाव। प्लास्टिक और एल्युमिनियम पर रोक। अब कंपनियों या पहुंच या पैकेजिंग में शुद्ध प्लास्टिक जैसे पॉलिएस्टर या पॉलीथीन या शुद्ध एल्युमिनियम या फॉयल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और बायोडिग्रेडेबल विकल्प। कंपनियों को अब ऐसी पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करना होगा जो पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल हो या जिसे आसानी से रिसाइकलिंग किया जा सके। मल्टीलेयर पैकेजिंग। नए स्तरों के तहत अब केवल स्वीकृत मानकों वाली मल्टीलेयर पैकेजिंग सामग्री का ही उपयोग किया जा सकेगा। उद्योग और कारोबार का असर। बड़ा टर्नओवर। देश में पान मसाला और गुटखा उद्योग का सालाना टर्नओवर लगभग 42,000 करोड़ रुपया है। और सरकार को राजस्व। इस उद्योग से सरकार को हर साल करीब 11,000 करोड़ रुपये का राजस्व टैक्स मिलता है। और रोजगार। कानपुर और इसके आसपास क्षेत्रों में इसके उद्योग से लगभग 5 लाख कामगार जुड़े हुए हैं। और पर्यावरण और सेहत पर प्रभाव। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले पहुँच या मिट्टी में गलते नहीं है और जिससे नालियाँ में जाम होती है और भूमि प्रदूषण बढ़ता है। स्वास्थ्य को खतरा। प्लास्टिक और केमिकल युक्त पैकेजिंग में लंबे समय तक रहने से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है। पता है अगला न्यूज़ है कि महज 11 साल की उम्र में कि अतिका ने रफ्तार के खेल में किया धमाका। 11 वर्षीय रेसर अतिका और एटिका मीर की ऐतिहासिक खेल है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर से ताल्लुका रखने वाले 11 वर्षीय अतिका मीर स्वीडन के क्रिस्टियन स्टैंड में आयोजित FIA यूरोपीय कटिंग चैंपियन FIA यूरोपीय चैंपियन के चौथे दौर में शीर्ष 10 में 2 स्थान हासिल करने और जबरदस्त प्रदर्शन उन्हें 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग या ओकी एंड जज में प्रतिभा करते हुए हिट रेस में 9वां या 10वां स्थान प्राप्त किया है। क्वालिफाइड राउंड में वह 11वें स्थान पर रही, जो सबसे तेज समय मात्र 0.13 सेकंड पीछे था। और FI एकेडमी का समर्थन। अतिका मीर दुनिया की पहली ऐसी महिला ड्राइवर है, भारत की पहली ऐसी रेसर है जिन्हें F1 एकेडमी, फार्मूला एकेडमी द्वारा सीधा समर्थन सहयोग प्राप्त है। और अमेरिका के पिता
अतिका के पिता और आसिफ मीर और भारत के पहले नेशनल कटिंग चैंपियन रह चुके हैं और वे अपनी बेटी के मेंटर भी है। और कटिंग क्या है कि 4 पहिया वाहन पर यह प्रारंभिक रूप से जिसमें खुली हुई छोटी गाड़ियां जिन्हें गो कार्ट कहा जाता है का उपयोग किया जाता है। इसे अक्सर फार्मूला F1 या रेसिंग का प्रवेश द्वार या बुनियादी आधार माना जाता है। चीन को चेताया सीमा पार हालत तय करेंगे संबंध आए, विदेशी मंत्रालय ने कहा यह मुद्दे हमारे देश के लिए सबसे गंभीर है कि भारत चीन सीमा विवाद विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान से संबंधित है। जब मुख्य रूप से भारत के तत्कालीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तस्वीर दिखाई दे रही है और मुख्य बिंदु है कि चीन को चेताया कि सीमा पर हालत तय करेंगे संबंध। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कि चीन को आगाह किया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की दिशा और सुधार वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC यानी सीमा पर शांति समन्वय स्थिति बहाल होने पर ही निर्भर करेगी। और गंभीर मुद्दे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े मुद्दे हमारे देश के लिए गंभीर और महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु 2 टुकड़ों भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक सीमा विवाद और घुसपैठ जैसी स्थितियों पर दोनों पक्षों में आपसी सहमति शांति स्थापित नहीं हो जाती तब तक अन्य क्षेत्रों में संबंध पूरी तरह समान न हो सकती। बांग्लादेश को लेकर भारत का दाईं ओर से उपसुर्खी में बांग्लादेश की हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर विचार हो रहा है। भारत ने लिखा है कि इसमें शेख हसीना को कि भारतीय में मौजूदा और बांग्लादेश सरकार द्वारा उनके पर्यटन या एक्सट्रेडिशन की सिफारिश के मार्गों पर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रक्रिया के विवरण है। अंतरिक्ष दुनिया में नए शिखर पर भारत आए पड़ते हैं कि नासा द्वारा भारत को अपने मून बेस मिशन शामिल होने के नियंत्रण से संबंधित है। हाल ही में अगस्त 2026 बेंगलुरु में आयोजित भारत अमेरिकी आंतरिक अमेरिकी संयुक्त कार्य समूह CSJW की 9वीं बैठक के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने यह आधिकारिक आमंत्रण साझा किया है। और अंतरिक्ष की दुनिया में नए शिखर का भारत मून या मिशन उद्योग इसका प्राथमिक लक्ष्य चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के पास एक ऐसा स्थायी ठिकाना या मानव या चौकी या लूनर आउटपुट स्थापित करना जहाँ अंतरिक्ष यात्री रहकर शोध या खोज काम कर सके। और रणनीति मिशन के मानवायुक्त या मानव रहित अंतरिक्ष उड़ानों के जरिए कई चरणों पूरा करने के लिए भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को जैसे मिशन तैयारियों की जाएगी। और तस्वीर में फोटो में चंद्रमा की पृथ्वी पर जिसे नासा हालिया में अभियानों और द्वारा कैप्चर किया गया है। और भारत और सहयोग अमेरिका के अंतरिक्ष में रणनीतिक साझेदारी की है। थैंक कि आई पते हैं फैटी एसिड से एक लिया गया न्यूज़ है कि गंभीर यह संबंध में उजागर करता है। मुख्य रूप से फैटी लिवर के आधे मरीज को रात में अटक रही है सही सांस। इसका मतलब है कि फैटी लिवर पीड़ित या 85% मरीज को सोते समय सांस रुकने या अटकने की स्विप या एपेनिया की समस्या का सामना करना पड़ा है। और जोखिम या अध्यक्ष लेख में बताया गया है कि जिन मरीजों के लिवर में ज़्यादा चर्बी फैट जमा है उनमें यह जोखिम बहुत अधिक पाया गया है। और दिल्ली के मुख्य संस्थान या ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंस के द्वारा किए गए अध्ययनों का इसमें संदर्भ दिया गया है कि रात में बार बार सांस रुकना और नींद का अचानक टूटना और खर्राटे लेना, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होना और दिन भर थकान या सुस्ती बने रहना इसके प्रमुख संकेत हैं। चिकित्सीय दृष्टिकोण से प्रमुख बात है यदि किसी व्यक्ति को फैटी लिवर के साथ साथ नींद से जुड़ी ये समस्या आ रही है तो गंभीर तो संभावित रूप से नीचे दी गई स्थितियों पर विचार किया जा सकता है। संभावित स्थितियाँ या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया वो ऐसे फैटी लिवर और मोटापे से ग्रसित मरीजों में गले की मांसपेशियों या ढीली होने के कारण रात में वाई मार्ग या एयरवे बार बार अवरुद्ध हो जाती है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम उच्च रक्तचाप या मोटापा या इंसुलिन या रेजिस्टेंट या डायबिटीज और फैटी लिवर का एक साथ होना नींद की गुणवत्ता को खराब करता है। और गैर अल्कोहलिक या एस्टोहेपेटाइटिस या NASH फैटी लिवर की वजह गंभीर स्थिति जिसमें लिवर में सूजन आने लगती है और वह शरीर के अन्य अंगों को श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने लगती है। उपचार या प्रबंधन जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल, वजन कम करना, संतुलित व कम फैट वाले आहार लेना और नियमित रूप से कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करना, शराब या धूम्रपान से पूरी तरह दूर बनाना और लिवर की चर्बी और स्लीप एपेनिया दोनों को कम करता है। और CPAP थेरेपी कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर सोते समय एक विशेष मशीन या मास्क का उपयोग किया जाता है जो हवा के निरंतर दबाव से श्वसन मार्ग को खुला रखता है और ऑक्सीजन को स्तर घटने नहीं देता है। और लिवर या स्वास्थ्य की निगरानी डॉक्टर की सलाह पर या फाइब्रो स्कैन या लिवर या फंक्शन टेस्ट या LFT या करवाएं ताकि लिवर की स्थिति पर नजर रखी जा सके। कृपया ध्यान दें आपके द्वारा साझा की गई जानकारी केवल समान जागरूकता के लिए अनुसार आधारित हैं। कृपया किसी निष्कर्ष से पहुंचने से पहले अपने डॉक्टर या विशेषज्ञों की सलाह लें। अपनी दवाई का या जांच की पुष्टि की वास्तविक मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर पर पर्चे लेवल पर आवश्यक रीचेक करें। पते FCRR विधेयक संयुक्त समिति को भेजने की तैयारी कि विदेशी मंत्रालय इसको पढ़ लेना दोस्तों। ये नीट की FCR संयुक्त विधेयक भेजने की तैयारियां सुर्खियों के अनुसार केंद्र सरकार की मानसून सत्र में भारी विवादित देखे गए संशोधन में यह संयुक्त समिति JCP के पास भेजने सहमति की गई। विपक्ष धार्मिक सामाजिक संस्थानों के विधेयक को कुछ कड़े नियमों जैसे लाइसेंस रद्द होने पर संपत्तियों को सरकारी प्राधिकरण अधीन करना और कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेना। तमिलनाडु विधानसभा प्रस्ताव पारित, तमिलनाडु राज्यसभा में सर्वसम्मति परीक्षा को पास करने और साथ ही FCRA संशोधित विधेयक 2026 के खिलाफ अलग अलग प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। सरकार द्वारा तर्क यह नीट परीक्षा के ग्रामीण, आर्थिक और कमजोर बच्चों को अन्याय करती है और चिकित्सा प्रवेश बार भी अंकों के आधार पर होनी चाहिए। और आइजोल की विशाल रैली, मिजोरम की राजधानी आइजोल में विभिन्न छात्र संगठनों, नागरिक या समाचारों और ईसाइयों संगठनों द्वारा यह प्रस्तावित FCR विधेयक को पूरी तरह वापस लेने की मांग को लेकर एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई है जिसमें हजारों लोग ने हिस्सा लिया। संसद परिषद में सत्ता पक्ष विपक्ष ने सांसद आमने सामने, इसको पढ़ लेना दोस्तों। फर्जी ट्रेडिंग ऐप से 15 करोड़ की ठगी, 4 राज्यों में रेड और नो अरेस्टेड, इसके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था।
खतरा है पाकिस्तान की नई दोस्ती, इसके बारे में भी पढ़ लिया है, इसके बारे में पढ़ लिया है, इसको आप एक दोबारा पढ़ लिया इसके बारे में कि तुर्की, इसमें बोला गया कि तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो जो इस्लामिक गठबंधन है, जो इस्लामिक नाटो है, इस पर चर्चा की गई। इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा के लिए, और भारत के लिए चिंताजनक है कि पाकिस्तान की नई दोस्ती सीधे तौर पर भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैदा होने वाली संभावित चुनौतियां सलाह करते हैं। पाकिस्तान की त्रिपक्षीय गठबंधन लाभ उठाकर भारत के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत और लिवरेज करना चाहता है, और कूटनीति सामरिक चिंताएं समाज में बगल में सुर्खियों से भारत के लिहाजे से दो अहम बातें लिखी गई। यह समझौता कूटनीति और यह सामरिक चिंता पर विषय है, और इसके कारण दक्षिण भारत के विरोधी यानी पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होने का अंदेशा है। केंद्रीय समीकरणीय सैन्य संतुलन लेख में बताया गया है कि इस गठबंधन के पीछे अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे समीकरणीय ईरान युद्ध की जैसी पृष्ठभूमि शामिल है। भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने इस प्रक्रिया को देते हुए आधिकारिक रूप से कहा कि सरकार इसको समझौते पर राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय शांति पर पड़ने वाले राष्ट्रीय समाज दूरगामी पर गंभीरता से आकलन निगरानी करें। अंगदान की जानकारी जगह यह बदलेगी सूरत कि इस लेख में केंद्रीय जानकारी में भारत में अंगदान की जानकारी प्रक्रिया की जगह एक राष्ट्रीय पोर्टल का उपलब्ध कराने की है। डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ई डॉक्यूमेंटेशन और नाटो या ग्लोबल जैसी सुविधाएं रुकेंगे। पाकिस्तान कदमों में अंगदान की प्रक्रिया, बिचौलियों को खत्म करना, पाकिस्तान बढ़ाना, धोखाधड़ी, अवैध को खरीद को रोकना, समान सुविधा का अभाव, प्रत्यारोपण सुविधा समान से वित्तीय नहीं, लगभग 73% ट्रांसफर केवल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली में होते हैं। और मरीजों की बढ़ती संख्या, लेसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में किडनी और लिवर से जुड़े बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में अंग उपलब्ध नहीं है। और जागरूकता की कमी, देश में ब्रेन या हेड दिमाग से रूप में मृत घोषित होने के बाद भी परिजनों को अंगदान को लेकर हिचकिचाहट और जागरूकता की भारी कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापता की सूचना तो मिलते हैं FIR, इसके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों, इसको पढ़ लेना धीरे धीरे से, इसके बारे में मैंने पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अगला न्यूज़ है FSS ने फॉरेन मसालों की, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, फॉरेन मसाला के बारे में भी पढ़ लिया था दोस्तों डिटेल से। अदानी में US में अदानी पर खत्म हुआ केस, आए पढ़ते हैं इसके बारे में कि गौतम अदानी और भतीजे की अदानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे आपराधिक मामले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अमेरिकी अदालत ने डिस्ट्रिक्ट या कोर्ट ईस्टर्न या डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में जज निकोलस के अमेरिकी न्याय में इसे खारिज कर। ये पढ़ लेना दोस्तों, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी पढ़ लेना, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। चांद पर मिलकर बेस बनाएंगे भारत अमेरिका, इसके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों, इसको आप धीरे धीरे से राइट कर रहा हूँ, इसको पढ़ लेना। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही, थैंक यू।